धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज 19 जनवरी है और कल 20 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। आप कह रहे होंगे कि मैं ऐतिहासिक दिन क्यों बता रहा हूं, ये तो रूटीन प्रक्रिया है, हर 4 साल बाद चुनाव होगा, कोई ना कोई राष्ट्रपति शपथ लेगा। लेकिन ऐतिहासिक इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक राष्ट्रपति थे, उन्होंने हर चंद कोशिश की कि वो सत्ता से नहीं हटेंगे और जो बाइडन को राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ऐतिहासिक हो जा रहा है। ऐतिहासिक इसलिए भी हो जा रहा है कि बताया जा रहा है कि संगीनों के साए में जो बाइडन जो है अपना शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। तो इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का नज़ारा इस बार दिखाई दे रहा है अमेरिका में। इसके अलावा दूसरा एक पहलू अपनी बातचीत में रखने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडन के जो कैबिनेट है उसमें 20 से ज़्यादा भारतीयों को जगह दी गई है और उस 20 में से बहुत ज़्यादा भारतीय महिलाएं हैं, तो उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। तीसरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडन ने कहा है कि वो सीट पे बैठते ही पहला जो सिग्नेचर करेंगे वो ये क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर रोक लगा रखी थी वो उस रोक को हटा देंगे। तो उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। और कश्मीरी एक महिला है समीरा फाजली, उसको भी जगह दी जा रही है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ की सत्ता में, तो उसे भी कैसे देखा समझा जा सकता है। इन्हीं तीनों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए लंदन से जुड़ रही हैं सुधा शर्मा जी, बीबीसी की वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी हैं और वहाँ पे मजाज एकेडमी की वो चेयरमैन हैं। उर्दू की लंबी वो खिदमतगार रही हैं, आज भी वो खिदमत कर रही हैं, लेकिन वो उधर बैठकर इंडिया के हालात पर नज़र रखती हैं और वहाँ बैठकर अमेरिका के हालात पर भी नज़र रखती हैं, जैसा कि पत्रकारों की आदत होती है, आप लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने फिर वक्त दिया। शुक्रिया आपका भी अकरम साहब। मेरा पहला सवाल ये है, क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि 35,000 आर्मी जवान लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जा रही हो, और वो भी उस अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे मजबूत और सबसे पुराना लोकतंत्र है? बिल्कुल सही कहा आपने और आपका सवाल बहुत सही है कि क्या किसी ने कभी देखा है। मैं समझती हूँ संस्कृत में एक कहावत है, न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ था और न भगवान करे अल्लाह करे कभी ऐसा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संगीनों के साये में जो है ये राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाएगी और वहां पे कोई 25,000 से ज्यादा नेशनल गार्ड जो है तैनात किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी है, वहां पे पुलिस के लोग हैं और उसकी वजह हम सब जानते हैं कि कैपिटल हिल पे, संसद भवन पे 6 जनवरी को आक्रमण हुआ था और एफबीआई ने यह भी कहा था कि संभावना है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच और भी हमले हो सकते हैं और न केवल कैपिटल हिल डीसी वॉशिंगटन डीसी में, खाली वॉशिंगटन डीसी में ये हमले नहीं होंगे बल्कि दूसरे राज्यों की संसद भवन पर भी हो सकते हैं। तो ये सब देखते हुए तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें राहत की बात ये भी है कि कुछ खुशी का माहौल बनाने की कोशिश भी है। फॉर एग्जाम्पल लेडी गागा आ रही हैं, राष्ट्रीय गान गाएंगी, नेशनल एंथम। फिर जेनिफर लोपेज बहुत मशहूर वहां की अभिनेत्री हैं, वो कुछ गाने गाएंगी। फिर टॉम हैंक्स बहुत बड़े अमेरिकी एक्टर हैं, वो 90 मिनट्स का जो है प्राइम टाइम पे एक शो करेंगे जिसमें ये सब कवर किया जाएगा। तो ये सब माहौल है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है जो पता नहीं आपने पढ़ा, मुझे तो बहुत हंसी आई उसे देख के, कि जो उनके भक्त हैं मिस्टर ट्रम्प के, वो एक वर्चुअल इनॉग्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन और वो लोगों से कह रहे हैं कि देखिए हमारे राष्ट्रपति तो यही है और आप इसमें आइए। तो मैंने अभी फिगर्स देखे थे तो उसमें 68,000 लोग जो है मान चुके हैं इस बात के लिए और मेरा ख्याल है ये नंबर भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है देखिए शायद कोई गाना वाना भी बजा दे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर राष्ट्रपति पद को दुल्हन माना जाए तो शायद ये गाना भी बजा दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर राष्ट्रपति पद को दुल्हन मान लिया जाए तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी कि जो बाइडन के लिए गाना बजाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल मैम ये खड़ा हो रहा है, जो आपने बताया कि सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी भक्त हैं वो जो कह रहे हैं कि हम वर्चुअली एक लाइव सेशन करेंगे और उसमें वो कहेंगे कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप ही अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ये क्या दिखाता है कि राष्ट्रपति पड़े ही बन जाएं जो बाइडन, टकराव की स्थिति फिर भी रहेगी?
मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ट्रम्प ने जो पिछले 4 सालों में किया है, उससे विभाजन तो हुआ है, देश बंट गया है। और लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सिविल वार के बाद, गृह युद्ध के बाद ऐसा डिवीजन जनता में कभी नहीं देखा गया है। तो उनकी जो डगर है बाइडेन साहब की, वो इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन उनकी जो जीत हुई है और वो जिस तरह से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो अभी जिंदा है, और लोग भी कहीं सजग हैं, और उनकी पार्टी के लोगों ने भी उनका साथ दिया है, कुछ लोगों ने बाइडेन का। और जितने बड़े बड़े पद के लोग हैं, और जिस तरह FBI ने सूचनाएं दी हैं, तो उनकी जो जितने भी संगठन हैं और जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इनका जो तरीका है काम करने का, जो बाइडेन का, उससे लोग जो है शायद मुतासिर होंगे, प्रभावित होंगे, और इतना बुरा हाल नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकियों को एक रखना होगी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग भेद के नाम पे इस तरीके से बांट दिया है, 4 साल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी। देखिए, उन्होंने जिस तरह से अपना कैबिनेट के बारे में बात की है, और जिस तरह से ये दिखाया है कि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं, तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा लोगों के सामने। अब उन्होंने कोई लगभग 20 भारतीय मूल के लोगों को रखा है, जिसमें 13 के करीब महिलाएं हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा लोग भी आ सकते हैं उनके कैबिनेट में, उनकी टीम में। तो ये एक एग्जाम्पल है। उन्होंने कश्मीरी महिला को भी, कश्मीरी महिला है, कहना चाहिए कि है तो अमेरिकी लेकिन कश्मीरी मूल की हैं, समीरा फाजली, तो उनको भी लिया है। तो अगर वो ये बात करते हैं कि दुनिया में भी मैं जो हूँ इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में भी बात करूंगा, तो जाहिर है वो अपने यहाँ पहले एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जब आप अपने यहाँ एग्जाम्पल सेट करेंगे तो दुनिया भी देखेगी, वहां के लोग भी देखेंगे, और आफ्टर ऑल हम इंसान ही तो है ना, तो हम देखेंगे अगर हमारे लिए काम हो रहा है तो हम भी बदलेंगे। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया, और आपने जो एग्जाम्पल दिया कि वो अपनी कैबिनेट में भारतीयों को जगह देकर और कश्मीरियों को भी जगह देकर ये एक मैसेज देंगे अमेरिका के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और वो तमाम जगह मानवाधिकार को लेकर ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन मैं इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। 20 में से 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि भारतीय महिलाओं पर ज़्यादा भरोसा है पुरुषों के मुकाबले। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस तरह तो नहीं सोचा होगा कि खाली महिलाओं पे खाली भरोसा है, उन्हें उनमें योग्यता, काबिलियत नजर आई होगी। वो भारतीय मूल की हैं, ये इत्तेफाक होगा। या हो सकता है कि उन्होंने उनको आगे बढ़ाना चाहो, ये भी संदेश कहीं देना चाहते हो भारत को कि भाई देखो, हम जो है ह्यूमन राइट्स की बात आपसे करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं, आप चाहेंगे तो बताऊंगी कि वो ऐसा इशारा दे चुके हैं कि वो कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। ठीक है, ये हुई कैबिनेट पे चर्चा, और इसी चर्चा में एक नाम और जुड़ रहा है, वो है जोया का, जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे काम कर रही थी, वहाँ से उनको छोड़ना पड़ा, और उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है नस्ल के, धर्म के, ज़ात के नाम पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो है जो बाइडन ने उनको भी अपनी कैबिनेट में जगह दी है, यानी कि महिलाएँ जो हैं वो भी भारतीय, उनकी वहाँ पे खासी तादाद देखी जाएगी। लेकिन अगर इसी संदर्भ में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप खुद भारतीय हैं, लंदन में रहती हैं, हमारे यहाँ वो कब होगा कि कोई लंदन का, कोई अमेरिका का, कोई कनाडा का हमारे सरकार में शामिल होगा? हमारे यहाँ तो एक महिला होने के नाते आप बताइएगा, सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, वो इस देश की एक बहू हैं, तो कितना बड़ा एक हंगामा खड़ा कर दिया गया था। हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें कब होंगी? मैं समझती हूँ वो शुरुआत वहीं के लोगों से करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ये तो बहुत दूर की बात है कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग गुटों के लोग हैं, पहले आप उन्हें शामिल करें, मुसलमानों को करें, क्रिश्चियंस को करें, और इस पे ध्यान दें कि उन्हें भी हम जगह देंगे तो आप दूसरों का दिल भी जीतेंगे। इसमें ये नहीं होता है कि अगर आपने किसी मुसलमान को बड़े पद पे ले दिया तो मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया। कई भोजपुर मीडिया बोलते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, तो भाई अगर कोई दुखी है तो तुष्ट कर दे ना। मुझे तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं लगती है। तो इससे जो है सब लोग आपकी तरफ एक होके बढ़ते हैं, आप में विश्वास पैदा होता है।
बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इसकी शुरुआत पहले वहीं से करें। यहाँ का जो वंचित वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो दलित पिछड़े हैं, उनको ही जगह दे दें, बाद में विदेशों के बारे में सोचा जाए। हालांकि सोचा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग रात दिन सीना चौड़ा करते हैं कि हमारा भारतीय कनाडा में मिनिस्टर बन गया, लंदन में बन गया, ब्रिटेन में बन गया, अमेरिका में बन गया, तो हम लोग भी क्या कभी ऐसा लोकतंत्र बना पाएंगे? अब बात करते हैं उनके द्वारा ये कहना कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा दी थी मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर, वो पाबंदी वो हटाने जा रहे हैं। उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, और उसकी क्या नुकसान और क्या फायदे पहले थे और अब क्या नुकसान और क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही कुछ समय बाद कोई 7 कंट्रीज पे बैन लगाया था, और इसमें ज्यादातर जो संख्या थी मुसलमानों की थी। फिर उसके 3 साल बाद उन्होंने फिर बैन लगाया, जिसमें 6 और कंट्री थे। तो कुल मिला के उन्होंने 13 देशों पर जो था प्रतिबंध लगाया था। अब उन्होंने क्यों लगाया था, तो जाहिर है कि मतलब उन्होंने तो ऐसी बातें भी की थी कि हमें आतंकवाद का डर है और हम टेररिस्ट आ सकते हैं, और उन्होंने बहुत बार बार मुसलमानों को एक टेररिस्ट के रूप में दुनिया के सामने पेश किया था। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उसके पहले भी कोई बहुत अच्छा माहौल दुनिया में नहीं था मुसलमानों के लिए, तो हम पूरा दोष उनको नहीं देंगे। हम ये जानते हैं कि यहाँ लंदन में भी, ब्रिटेन में भी कई बम धमाके हुए थे, फिर इधर उधर यूरोप में भी, तो एक माहौल तो बना हुआ था 9/11 के बाद से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आग लगी थी उसमें थोड़ा और घी डाल दिया। तो अगर नफरत इतनी थी तो और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, वो कहते हैं हमारा नेता है, ठीक ही कह रहा होगा। तो उससे नुकसान हुआ। उससे नुकसान क्या हुआ, जनता जो थी बहुत ज्यादा बट गई। या तो आप डर के सिमट गए, या फिर जो आज सड़कों पे अमेरिका में जो जा रहे हैं ट्रंप भक्त, अब जाहिर है उसमें मुसलमान ही हो ऐसा नहीं है, उसमें काले भी हैं, क्योंकि इन्होंने और भी भेदभाव किए। काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुए, इमिग्रेंट्स के साथ हुए जो पड़ोसी मुल्क से आ रहे थे। तो इन सब को देखते हुए मैं समझती हूँ नुकसान ही हुआ, देश में भी और दुनिया में भी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले से सिर्फ सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, या अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी? और अब जो बाइडेन को लग रहा है कि ताना बाना तो समाज का सुधारना है, और ये काम करके हमें अर्थव्यवस्था भी सुधारनी है, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे तो कारोबार, व्यापार, तमाम चीजें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें हैं। और मैं समझती हूँ कि जब आप सत्ता में होते हैं और आप पॉलिटिशियन होते हैं तो ठीक है, आप अपने लोगों का तो भला देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो भला होता है, सबसे बड़ा फायदा आप अपनी कौम का देखते हैं, आप अपने राष्ट्र का देखते हैं। तो ये बात भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आर्थिक व्यवस्था तो दुनिया के सभी देशों की खराब हुई है, भारत की भी हुई है, यहाँ भी ब्रिटेन में भी हुई है, अमेरिका की भी हुई है, और इन सब को देखते हुए ही मेरा ख्याल है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिव हैं, तो मैं भी एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में, 2021 है ना जी, जो राष्ट्रपति बन रहे हैं अमेरिका के, आपने उनका एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में नहीं देखा होगा कि वो ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में इमरान खान को देखेंगे कि वो न्यू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जैसे आप इंडिया में नरेंद्र मोदी को देखेंगे कि वो न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। और जो ये लोग न्यू इंडिया, न्यू पाकिस्तान और ग्रेट अमेरिका बनाने आए थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया और देश की अर्थव्यवस्था को भी चौपट किया। लेकिन जो बाइडेन जो है ऐसा कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या ये एक बदलाव है जो मैं आपसे समझना चाहूं? बिल्कुल, देखिए, जो आपने इमरान खान की बात की, या हमारे उधर के कई देशों में, मतलब ये ना, हमारे यहाँ ये मान के चलते हैं कि हम बोलेंगे उसका असर होगा, और होता है कई बार कि लोग उसी को सच समझते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें देखना है कि काम क्या कर रहे हैं। तो जो बाइडेन जो है बहुत ही ह्यूमनिस्ट टाइप के आदमी हैं, उस वाकई सबको लेके चलना चाहते हैं। और हमने जैसा कहा कि वो कथनी और करनी में भी फर्क करते हैं, तो वो क्यों, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनका एक्शन जो है ज्यादा अच्छी तरह बोले। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। लेकिन जो बदलाव की बात है कि ये एक ऐसा नेता है जिसने नहीं कहा कि मैं ग्रेट अमेरिका, ग्रेट इसराइल बनाना चाहता हूँ, न्यू इंडिया, न्यू पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ। ज़रूरत ऐसे ही लोगों की है। ये लोकतंत्र जो होता है एक पंचायत की तरह होता है, सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बैठ के बताए कि वायुसेना अब हमला कर दे क्योंकि अब बादल हो गए हैं। तो ऐसा दिव्य ज्ञान और
जो क्या बोलते हैं सुपरमैन की ज़रूरत नहीं होती है देश चलाने के लिए, जैसा डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो बाइडन के दौर में अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह की चीज़ें वहाँ से उभरती है, और वो वहाँ से बैठकर पूरी दुनिया की जो चौधराहट दिखाने की कोशिश करता है उसमें वो किस तरह से काम करता हुआ दिखाई देता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।